गुड इवनिंग, माई सेल्फ नीरज कुमार। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिससे इस सेक्शन से लगभग हर एक साल जेई, नीट या बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहते ही। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। सो व्हाट इज़ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? सो हम लोग हेडिंग डालते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नॉट नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज जो नंबर पर डिपेंड करते हैं, सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड करते हैं, ना कि नेचर पर, आइडेंटिटी पर डिपेंड करते हों, वैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हम लोग एक एक्टिविटी से पता कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 1 लीटर एक कंटेनर है जिसमें हम 1 लीटर H2O रखें। दूसरा कंटेनर है मेरे पास जिसमें क्या किए हम, इसमें भी हम 1 लीटर वाटर रखें। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसमें 240 ग्राम यूरिया डालते हैं और इधर हम 720 ग्राम ग्लूकोज डालते हैं। अब ऑब्जर्व करते हैं ये कि फिर सॉल्यूशन के कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जो इस यूरिया पर डिपेंड नहीं कर रहा, इस ग्लूकोज पे डिपेंड नहीं कर रहा, इस 240 ग्राम पे डिपेंड नहीं कर रहा, इस 720 ग्राम पे डिपेंड नहीं कर रहा। वो डिपेंड कर रहा है इसके नंबर पर। तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ यूरिया के पार्टिकल्स हैं, कितने नंबर ऑफ ग्लूकोज के पार्टिकल्स हैं। तो किसी भी जब कभी मुझे नंबर निकालना होता है तो हम लोग सबसे पहले मोल निकालते हैं। सो मोल क्या होगा, यहाँ पर यूरिया का मोल कितना होगा, 4 मोल। क्यों? क्योंकि यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2, तो 240/60 4 मोल। और 4 मोल के corresponding नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा, 4 × Na। इन द सेम मैनर यहाँ पर भी मोल कितने होंगे, 4 मोल ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाला जाए तो 4 × Na मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यहाँ पे चूंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दोनों का सेम है, इस कारण से सॉल्यूशन के कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम बिहेवियर शो करते हैं। उनका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, सेम होता है। इस कारण से उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो वैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से हैं जो नंबर पर डिपेंड करते हैं? तो टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। सो बिफोर हम लोग टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करें, सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। दोज फिजिकल properties of solution which depends upon number of solute particles, not nature of solute particles। जैसा कि हम ऊपर में देखें, नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये ग्लूकोज और यूरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये डिपेंड कर रहा है किस पे, तो नंबर पे, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। दैट इज, फर्स्ट वन इज relative lowering of vapor pressure, relative lowering in vapor pressure. Second is elevation in boiling point, Third one is depression in freezing point, and fourth one is osmotic
प्रेशर। तो ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं जो नंबर पर डिपेंड करेगा। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो नंबर पर डिपेंड करेगा, ना कि नेचर पर डिपेंड करेगा। ओके, तो एक एक करके हम लोग समझते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चंस देखते हैं सॉल्यूशन से रिगार्डिंग, सॉल्यूशन चैप्टर से रिगार्डिंग, वो इन्हीं सबसे रहता है। हम लोग लास्ट एंड ऑफ द लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो लेट अस टेक फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दैट इज रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। तो मुझे बताओ वेपर प्रेशर में रिलेटिव लोडिंग, तो वेपर प्रेशर क्या होता है? सो सबसे पहले वेपर प्रेशर समझ लेते हैं। वेपर इक्विलिब्रियम पर जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करता हो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। जैसे मान लो ये लिक्विड है, और लिक्विड इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा? वो स्टेट जिसमें रेट ऑफ इवोपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो। उस समय जो वेपर जो बना होगा, उस समय जो वेपर बना वो लिक्विड सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, उस प्रेशर को हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो बताओ मुझे वेपर प्रेशर, यहाँ पर हम रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर सबसे पहले देखेंगे। तो जब लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर कब होगा? जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ, लेट अस टेक, यहाँ पे हम लोग एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं। ठीक है, ये सॉल्यूशन जो बना हुआ है 2 कंपोनेंट से, ये जो सॉल्यूशन है मेरा बना हुआ वो 2 कंपोनेंट से बना हुआ है, ए और बी। जहाँ पे ए क्या है मेरा, वो सॉल्वेंट है, और बी क्या है मेरा, सॉल्यूट। जहाँ सॉल्वेंट क्या है वो वोलेटाइल है, और सॉल्यूट क्या है मेरा, नॉन वोलेटाइल। ओके, सॉल्वेंट क्या है, वोलेटाइल है, और सॉल्यूट मेरा नॉन वोलेटाइल। ये भी सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कि ये सॉल्यूट का जो क्वांटिटी है इस सॉल्यूशन में, वो नंबर, उसका जो मोल है वो मेरा कैपिटल N है, और सॉल्यूट का जो मोल है वो स्मॉल n है। ये सब हम लेट कर लिए पहले ही। सॉल्वेंट को हम लोग ए से रिप्रेजेंट किए, सॉल्यूट को हम लोग यहाँ बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सॉल्वेंट जो है वो मेरा क्या है, वोलेटाइल है, सॉल्यूट मेरा क्या है, नॉन वोलेटाइल है। क्योंकि जब तक हम लोग नॉन वोलेटाइल नहीं डालेंगे तब तक क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज नहीं होगा। और क्या चीज़ यहाँ पे सपोज किए कि इसका जो मोल है, सॉल्वेंट का मोल जो है वो n है, और सॉल्यूट का मोल कितना है, स्मॉल n। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रॉल्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होता है? तो चूंकि सॉल्यूशन बना हुआ है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, और यदि दोनों वोलेटाइल होगा तो दोनों वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो टोटल वेपर प्रेशर रॉल्ट से अकॉर्डिंग PT इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, PA प्लस PB। एज हम यहाँ पे सॉल्यूट क्या ले रहे हैं, सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, सो PB मस्ट बी इक्वल टू 0। सो PT हम लोग क्या होगा, PT इज इक्वल टू PA। तो PT इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, PA। PT इज इक्वल टू PA। PA को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो रॉल्ट लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू वन कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन इन इट्स। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर होगा, तो इसके मोल फ्रैक्शन के बराबर, PA0 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। तो PT इज इक्वल टू PA0 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। क्या हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ A को मोल फ्रैक्शन ऑफ B के टर्म में लिख सकते हैं, सॉल्यूट के टर्म में लिख सकते हैं क्या? यस, हम जानते हैं यहाँ पर एज वी नो मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, मोल फ्रैक्शन का सम जो होता है वो 1 के बराबर। सो XA इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस XB। तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं PT इज इक्वल टू PA0 इंटू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ B। सो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, PT इज इक्वल टू PA0 माइनस PA0 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। क्या होगा, PA0 इस टर्म को हम इधर ले आते हैं, PA0 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू PA0 माइनस PT
सो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होगा, पी ए नोट माइनस पी टी अपॉन पी ए नोट। सो मुझे यहाँ बताओ, अब यहाँ पे क्या निकला, यहाँ पे क्या निकला, ये क्या है, पी ए नोट माइनस पी टी, पी ए नोट माइनस पी टी। पी ए नोट किसका प्रेशर है, जब मेरा सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट मेरा प्योर फॉर्म में होगा, उस समय जब प्योर सॉल्वेंट होगा, उस समय जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पी ए नोट। सॉल्वेंट प्योर होगा उस समय जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा उसको हम लोग पी ए नोट। पी टी क्या हुआ, मेरा सॉल्यूशन का प्रेशर। इस तरीके से तो सॉल्यूशन का प्रेशर, सॉल्वेंट का प्रेशर माने सॉल्यूशन का प्रेशर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। और इस टोटल टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर हो रहा है, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर बराबर हो रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर। तो यहाँ पे हम लोग एक बोल सकते हैं कि रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जितना हम मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा। नेक्स्ट हम लोग यदि लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर को लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर को पी ए नोट माइनस पी टी को हम लोग डेल पी से रिप्रेजेंट करें, देन क्या होगा, डेल पी अपॉन पी ए नोट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और हम जानते हैं कि किसी का भी मोल फ्रैक्शन मुझे निकालना हो तो उसका मोल ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो यहाँ पर हम B का मोल कितना है, पहले ही एज्यूम कर चुके हैं, B का मोल स्मॉल n। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्मॉल n अपॉन n प्लस n। सो डेल P अपॉन पी ए नोट इज इक्वल टू n प्लस n। इस तरीके से हम लोग डिफाइन किए, डेल P इज अपॉन पी ए नोट इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन n प्लस n। जहाँ पे n स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। नाउ यहाँ पर यदि मेरा फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन n प्लस n अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू n, चूँकि n बहुत छोटा होगा तो हम लोग n प्लस n को किसके इक्वल लिख सकते हैं, कैपिटल N के इक्वल लिख सकते हैं। सो डेल P इज अपॉन पी ए नोट इज इक्वल टू n अपॉन कैपिटल N। इस तरीके से सॉल्व करने में, न्यूमेरिकल बनाने में ये बहुत ही यूज़फुल होगा हमारे लिए। लेट करते हैं, लेट मास ऑफ सॉल्यूट मेरा क्या है, स्मॉल w। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट को कैपिटल W से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो मेरा रिलेशन क्या आएगा, डेल P अपॉन पी ए नोट इज इक्वल टू n के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोल है तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, W अपॉन स्मॉल m डिवाइडेड बाय W अपॉन कैपिटल M। सो वी कैन राइट W अपॉन स्मॉल m कैपिटल M अपॉन कैपिटल W। तो मेरे पास यहाँ पे एक रिलेशन आया, डेल P अपॉन पी ए नोट इज इक्वल टू W अपॉन कैपिटल W इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m। तो अब देखो यहाँ पर कितने टर्म हैं, मेरा एक टर्म ये हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, और इसके अंदर एक कौन सा हो, टोटल प्रेशर। तो 6 टर्म है, 6 टर्म में कोई 5 टर्म दिया रहेगा, एक अननोन टर्म को मुझे निकाल लेना होगा। इस तरीके से हम लोग जनरली मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं इस फॉर्मूला को। आगे क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे नीट में, बहुत सारे जे में क्वेश्चन ऐसे पूछे गए।
तो ये रहा मेरा रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एक्सप्रेशन, जिसके थ्रू हम लोग जिसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले हम लोग एक और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं, जो कौन सा है मेरा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को देखते हैं पहले, और फिर उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे जो पूछे गए एग्जाम में। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो कैन यू डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट क्या? बॉइलिंग पॉइंट क्या? तो बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग पहले डिफाइन करते हैं। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? हेडिंग डाल देते हैं पहले। सेकंड प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए मुझे सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो बॉइलिंग पॉइंट हम लोग बचपन जब छोटे थे उस समय भी पढ़े थे। बॉइलिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड बॉइल करना स्टार्ट हो जाए उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग टेम्परेचर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू 1 atm। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लें बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू 1 atm। जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर लिक्विड का 1 atm हो जाए उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। और ये पहले से हम जानते हैं कि देखिए टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। ओके, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो वेपर मेरा प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। इस टाइप का वेपर प्रेशर का ग्राफ मिलता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर इंक्रीज होते जाता है लिक्विड का। तो अब सपोज किए कि मेरा 1 atm का ये जो वेपर यहाँ 1 atm है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं टेम्परेचर एक्सिस पर। तो ये टेम्परेचर क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। सपोज मेरा वाटर है तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे कितना होगा, 100 डिग्री सी। ओके, अब यदि हम तुमसे क्वेश्चन पूछें कि यदि बताओ मुझे वाटर है, उसमें हम कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे नमक डालते हैं, तो क्या बॉइलिंग पॉइंट वही रह जाएगा, 100 डिग्री से ही होगा? नहीं, 100 से कुछ ज़्यादा होगा। तो ये जो ज़्यादा हुआ इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर सपोज किए कि ये जो लिक्विड, पार्टिकुलर लिक्विड लिए, पार्टिकुलर सॉल्वेंट लिए हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, TB नोट। ओके, TB नोट। तो लेट कर लेते हैं, यहाँ पर लेट कर लिए TB नोट इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंड TB इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो अब मुझे बताओ, जब भी कभी हम लिक्विड, जब भी हम सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो ऑब्वियसली वेपर प्रेशर क्या होगा, मेरा घटेगा। जब वेपर प्रेशर घटेगा तो उस समय क्या होगा, वेपर प्रेशर घटेगा तो 1 atm अचीव करने के लिए मुझे ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा, मतलब ज़्यादा हीट एनर्जी देना होगा, और ज़्यादा हीट एनर्जी ज़्यादा टेम्परेचर पर मिलेगा। तो ऑब्वियसली मेरा, वैसे भी यदि हमें तुमसे यहाँ पे पूछा जाए कि बताओ मुझे वेपर प्रेशर, ये किसका वेपर प्रेशर का ग्राफ हुआ, ये सॉल्वेंट का हुआ। किसका हुआ, ये सॉल्वेंट का। लेकिन यदि मैं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर का ग्राफ पूछूं तो क्या होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर का ग्राफ इसके ऊपर होगा या इसके नीचे होगा। तो ऑब्वियसली जब भी कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होता है, घटता है। मतलब प्योर सॉल्वेंट से क्या होगा, वेपर प्रेशर कम होगा उस पार्टिकुलर टेम्परेचर पर। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो वेपर प्रेशर का जो ग्राफ होगा सॉल्यूशन का, वो कैसा होगा, इसके नीचे मिलता है। ओके, इसके नीचे मिलता है, इस टाइप से मिलता है। ये किसका हो गया, ये सॉल्यूशन का हो गया। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर 1 atm अचीव करने के लिए, 1 atm अचीव करने के लिए ये कितना प्रेशर है, 1 atm। 1 atm अचीव करने के लिए कब अचीव होगा, ज़्यादा टेम्परेचर पर अचीव होगा, और वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट
इस चीज़ को हम लोग किससे दिखाए, टीबी से। तो यहाँ पर हम लोग टीबी इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कर लिए। अब बताओ मुझे यहाँ पर बाय लुकिंग ग्राफ, ये ग्राफ को देखते हुए मुझे क्या दिख रहा, ये ग्राफ को देख कर मुझे क्या दिख रहा कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है या घट रहा है। ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट पहले 100 था लिक्विड का, सपोज करिए 100 है, उसके बाद अब क्या हो रहा है 100 प्लस समथिंग हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, सॉल्यूशन का बढ़ रहा है। इसी कारण से इस टॉपिक का नाम रखा गया है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि जब भी हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट होता है। तो इस इंक्रीमेंट को हम लोग किससे शो किए, डेल टीबी, ओके, डेल टीबी से शो किए। तो डेल टीबी बाय एक्सपेरिमेंट it was found that कि elevation in boiling point, by experiment it was found that elevation in boiling point is directly proportional to molar concentration। मोलल कॉन्सेंट्रेशन स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है मोललिटी, फिर कैपिटल M से क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, मोलरिटी। तो डेल टीबी डायरेक्टली डिपेंड करता है मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोललिटी का मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये मुझे हटाना है तो क्या लगाना होगा, एक कांस्टेंट लगाना होगा। सपोज कि कांस्टेंट मेरा कौन सा है, केबी। तो डेल टीबी इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, केबी इंटू एम, वेयर केबी का हम लोग डिफाइन कर लिए। केबी क्या है मेरा, केबी क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और बहुत बार एग्जाम में इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये नाम क्या दे दिया, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट के तौर पे भी बोला जाता है इसको, ये नाम से भी बुलाया जाता है केबी। क्या बता सकते हो यूनिट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, यूनिट ऑफ केबी क्या होगा, यूनिट केबी का। तो केबी इज इक्वल टू क्या होगा, केबी इज इक्वल टू हम लोग निकाल सकते हैं डेल टीबी अपॉन स्मॉल एम। सो डेल टीबी क्या है, डेल टीबी का यूनिट क्या होगा, केल्विन। डेल टीबी का यूनिट क्या होगा यहाँ पे, केल्विन। और मोललिटी का यूनिट जानते हो क्या होता है, मोल पर केजी। तो केजी ऊपर जाएगा तो यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा इसका, केल्विन केजी पर मोल। बहुत इंपॉर्टेंट है, केल्विन केजी पर मोल किसका यूनिट है, केबी का यूनिट हो गया। यहाँ पे एक एनसीईआरटी में नोट करके पॉइंट लिखा गया है, क्या चीज़, कि केबी का जो वैल्यू है, केबी का वैल्यू नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, ना कि कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। और यही 2017 में एक क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग पूछा गया था, वो भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको। सो केबी वैल्यू डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड, ओके। सेकेंड पॉइंट, केबी को हम लोग इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, R इंटू टीबी स्क्वायर इंटू एम अपॉन 1000 इंटू डेल एच वेपराइजेशन। केबी को हम लोग इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं केबी किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टीबी नॉट स्क्वायर, टीबी स्क्वायर, और केबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो इतने सारे थ्योरेटिकल सेक्शन थे, इसमें हम लोगों को समझना था। अब इसके ऊपर जो कोई क्वेश्चंस पूछा गया है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है नीट में और जेई में, हम लोग वो देखते हैं। सो सेकेंड पार्ट है मेरा कौन सा, अब न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करेंगे इसका। तो लेट्स टेक फ्यू न्यूमेरिकल्स, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चंस सेक्शन पे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नीट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो थोड़ा बड़ा आसान होगा जेई वाले से। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे नीट में 2017 में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। इफ़ द मोललिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल्ड, if the molality of dilute solution is doubled, the value of the molar elevation constant will be, डबल होगा या हाफ होगा या ट्रिपल्ड होगा या अनचेंज्ड होगा।
तो देखिए इसमें साफ साफ एक नोट करके अभी जो पढ़ा रहे थे तो नोट करके हम साफ साफ लिख दिए क्या चीज़ कि केबी का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, ना कि कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। तो यहाँ पर क्या चीज़ होगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने और घटाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा केबी के वैल्यू पे, तो ये क्या हो जाएगा आंसर, अनचेंज्ड। ओके, तो आते हैं 2016 वाले क्वेश्चन पे। 16 वाला क्वेश्चन थोड़ा 2017 से थोड़ा सा लेंदी है, इसमें सॉल्व करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं 100 डिग्री सी, एट 100 डिग्री सी द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 6.5 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मास W, स्मॉल w का मास दे दिया है 6.5 ग्राम। ओके, टेम्परेचर 100 डिग्री सी पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो PT दे दिया है, PT ऑफ सॉल्यूशन इज 732 mm, 732 mm ये दे दिया है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इज 732, कैपिटल W का दे दिया 100 ग्राम। ओके, KB का वैल्यू दे चुका है, KB 0.52 केल्विन kg पर मोल। ओके, देखिए यहाँ पे ये पॉइंट हम भूल गए बताना, केबी का वैल्यू हमेशा याद रखना है वाटर के लिए, ये वाटर का केबी का वैल्यू हमेशा याद रखना है आपको 0.52 केल्विन kg पर मोल। नोट करके हम लोग लिख देते हैं केल्विन केबी का वैल्यू वाटर के लिए आपको ध्यान रखना है, दे ना दे निश्चिंत रहिए, इस यूनिट में ये वैल्यू होगा, सिंपल सा। तो केबी का वैल्यू 0.52। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट जैसे ही दिया है तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे डेल टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। तो केबी इंटू एम, केबी का वैल्यू तो पता है 0.52 केल्विन kg पर मोल। चलिए, लेकिन यहाँ पे मोललिटी मुझे पता नहीं है, मोललिटी पता नहीं है। मोललिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल कैसे निकलता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। लेकिन मुझे यहाँ पर स्मॉल m का वैल्यू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट नहीं पता। तो चलिए यहाँ पर मोल नहीं पता है, सपोज कर लिए इसका मोल n है। मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 100 डिवाइडेड बाय 1000, 0 0 कैंसिल कैंसिल, क्या हो जाएगा 1/10, तो 10 ऊपर कर देते हैं, इसका मीनिंग क्या होगा n इंटू 10, बस n इंटू 10 यहाँ पर हम लिख देते हैं n इंटू 10। चलिए यूनिट बिट कट जाएगा ना, n मोल, और नीचे में क्या आया था यहाँ पर, नीचे में क्या आया यहाँ पर नंबर ऑफ मोल n मोल हुआ, और यहाँ पर केल्विन किस में मोल डिवाइड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन kg, तो यहाँ पर 10 क्या हो जाएगा kg, तो kg नीचे ये साफ हो जाएगा, मोल मोल साफ हो जाएगा, जो भी आएगा मेरा केल्विन में आएगा। ठीक, तो सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे 0.52 इंटू n इंटू 10 केल्विन, तो यहाँ पे और सॉल्व कर लिए 0 पॉइंट की जगह 5.2 इंटू n केल्विन। ओके, n केल्विन, केल्विन लिख ही देते हैं केल्विन। लेकिन मुझे n का वैल्यू पता है, n जहाँ पे क्या है तो मोल ऑफ सॉल्यूट, तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए एक और डाटा यहाँ पे दिया हुआ है, कैसे निकालेंगे, तो हम लोग रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। क्या होता है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर घटता है, तो प्रेशर ज़्यादा किसका होगा, प्योर सॉल्वेंट का, तो पी नोट माइनस पी टी अपॉन पी नोट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इस तरीके से ये फार्मूला है, कौन सा, ये फार्मूला लगाया रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग। तो पी नोट का वैल्यू मुझे दे दिया है क्या, पी नोट का वैल्यू यहाँ पर नहीं दिया। हम जानते हैं कि पी नोट का वैल्यू कितना होता है 760, वाटर के लिए पी नोट का वैल्यू प्योर वाटर का 1 atm पर कितना होगा 760 वेपर प्रेशर, तो 760 कर लेते हैं। पीटी का वैल्यू दे दिया है 732, ये भी आपको याद रखना है 760, अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं पी नोट का वैल्यू दिया नहीं, तो 760 माइनस 732 अपॉन 760 n अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पर दे दिया है 100 ग्राम दिया हुआ है, तो 100 डिवाइडेड बाई 18, तो 18 ऊपर चला गया। इस तरीके से क्या हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पर n का वैल्यू, यस 32, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8
और 28, ओके 28 ये हो गया 40 + 60, ठीक है 28 760, ऊपर चला जाएगा 100 और नीचे चलाएगा 18 यहाँ पर आ गया n। सो अब हम इसको कैलकुलेट कर लें, सॉल्व कर लें। यहाँ पे हम लोग n का वैल्यू मुझे आएगा 0.2 के आसपास। 0.2 यहाँ पे रख देंगे तो 5.2 इंटू 0.2, 5.2 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा 104, 1.04, ओके 1.04। चलिए 1.04 केल्विन। तो डेल टी वी इज इक्वल टू क्या होता है, हम जानते हैं डेल टी वी इज इक्वल टू कितना होता है, डेल टी वी मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्वेंट सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, प्योर सॉल्वेंट का कम होगा, इस तरीके से। तो टी वी इज इक्वल टू कितना होगा, टी वी नोट प्लस 1.04। तो टी वी नोट कितना होगा, प्योर वाटर का बॉयल कितना पे करता है 100 डिग्री पे, तो 100 प्लस 1.04 101, ओके। ऑप्शन मेरा कौन सा सही है, 101, इस तरीके से। चलिए नाउ 100 डिग्री सी पर, ये तो केल्विन में या सेल्सियस में सेम होगा, इस तरीके से 101। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जेई का क्वेश्चन है। जेई के क्वेश्चन में 18 ग्राम ग्लूकोज, हम लोग देखते हैं 18 ग्राम ग्लूकोज दिया हुआ है, इज एडेड टू 178 ग्राम ऑफ वाटर। 18 ग्राम 178 ग्राम मेरे पास क्या है, वाटर है। W यहाँ पर कैपिटल W दे दिया है 178.2 ग्राम, ओके। स्मॉल w मुझे दे दिया है 18 ग्राम, ओके। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस एक्वस सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर मुझे पूछ रहा है। बताओ मुझे यहाँ पे साफ साफ एक चीज़ मुझे क्लियरली बता दो कि जब भी हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है, मतलब 760 से क्या होगा, कम होगा। तो 760 से कम कौन सा होगा, सब ऑप्शन चलो सही है, एक बार देख लेते हैं कौन सा होगा आंसर। तो 760 से कम होगा, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कितना होता है, पी नोट का वैल्यू 760। अब यहाँ पे मुझे पीटी मतलब वाटर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मुझे निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस एक्वस सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन के लिए। सिंपल से लगाएंगे रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पी नोट माइनस पी टी अपॉन पी नोट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इस तरीके से, ठीक है। तो पी नोट का वैल्यू कितना है 760 माइनस पी टी का वैल्यू मुझे निकालना ही है अपॉन पी टी 760 इज इक्वल टू एन का वैल्यू कितना है 18 ग्राम ग्लूकोज है, 18 अपॉन 180 होता है, ग्लूकोज का मोलर मास 180, कैलकुलेट करके देख लो। और यहाँ पर इसका कितना 178.2 अपॉन 18। तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं 760 माइनस इसको यहीं पे सॉल्व कर ख़त्म करते हैं 180 इंटू 18 अपॉन 178.2, यहाँ पे कितना आया 10। तो सॉल्व कर लें यहीं पे, तो कितना हो जाएगा 18 अपॉन 1782। चलिए तो 760 माइनस पी टी इज इक्वल टू 18 इंटू 760 अपॉन 1782। सो पी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 760 माइनस 18 इंटू 760 अपॉन 1782। तो देखो यहाँ पे 18 इंटू 760 अपॉन 1782, 760 में हम 760 से कम होने वाला है, कितना कम होने वाला है तितना। यदि हम इसको कैलकुलेट करें तो मुझे मिलेगा कौन सा, यहाँ पर ये इसका लगभग 8 के आसपास आएगा। तो ये आंसर मेरा करेक्ट है, यहाँ पर 750 अप्रॉक्सीमेटली 750 के आसपास आने वाला है, चेक करके देख सकते हैं आप। नेक्स्ट फिर से एक क्वेश्चन देखते हैं, ये भी जेई में पूछा गया था, ये भी जेई में पूछा गया है 2011 के आसपास ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन, वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन, यहाँ पर प्योर एसीटोन की बात कर रहा है, ठीक है। एसीटोन ले लिया, इसका वेपर प्रेशर चेक किया, यहाँ पे इसको कितना मिल रहा है 185 टॉर, ओके। इसका मतलब पी नोट का वैल्यू मुझे दे दिया है, पी नोट का वैल्यू 185 टॉर गिवन। नाउ व्हेन 1.2 ग्राम
ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस वाज डिजॉल्व। जैसे हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। तो स्मॉल w का वैल्यू दे दिया कितना, 1.2 ग्राम। ओके 1.2 ग्राम दे दिया है ऑफ एसीटोन एट 23, इट्स वेपर प्रेशर वाज 183 टॉल। अब जो वेपर प्रेशर बना PT वो 183 टॉल। पता लग रहा है मुझे, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किए देखो वेपर प्रेशर घट रहा है यहाँ पे। इट्स वेपर प्रेशर वाज 183 टॉल। द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंसेस, सेम क्वेश्चन मोलर मास निकालना है। फिर से हम लगाते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P नोट माइनस PT अपॉन P नोट इज इक्वल टू N अपॉन कैपिटल N। N अपॉन कैपिटल N, यहाँ पे N की जगह क्या लिख सकते हैं, W अपॉन स्मॉल m, कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। तो अब मुझे बताओ P नोट के जगह कितना लिखे हैं, P नोट के जगह कितना लिखे हैं, 185 माइनस 183 अपॉन 185 इज इक्वल टू W कितना है, W मेरा W 1.2। मोलर मास मुझे दिया नहीं है, मुझे निकालना है। ओके चलिए कैपिटल W दिया हुआ है, कैपिटल W मेरा दिया हुआ है कितना, द वेपर प्रेशर was dissolved in the vapor pressure, the molar mass of the substances, the molar mass of the substances, molar mass कितना होगा substance का, capital W, the vapor pressure of substance 2185 torr when 1.2 gram of non-volatile source was dissolved in 100 gram of acetone। okay 100 gram of acetone, तो 100 यहाँ पे दे दिया है। एसीटोन का मुझे निकालना होगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये याद रखना होगा बच्चों, रखना पड़ेगा। यहाँ पर इसका एसीटोन क्या होता है, कार्बन का 2 12 गुना 2 12 इंटू 2 24, 6 हाइड्रोजन प्लस 6 इंटू 1, कार्बन फिर से 1 12, ऑक्सीजन 16, कितना हुआ 24 36 और यहाँ पर 28 20 और 8 28, ठीक है तो 58। एक बार फिर से चेक कर लें, कार्बन 3 हुआ 12 ये 36 36 6 42 और 42 और 16 42 6 48 10 58, ठीक है 58। तो यहाँ पर 58 हम लोग कर लिए। बस हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 2 अपॉन 185 इज इक्वल टू 1.25 अपॉन m, 58 अपॉन 100 क्या हम लोग निकाल नहीं सकते, m इज इक्वल टू क्या होगा 1.2 इंटू 58 100, ठीक है ये 185 ऊपर और क्या हो जाएगा 2 नीचे। इसको सॉल्व करने के बाद मुझे कौन सा मिलेगा 64 यू विल गेट। ओके तो इस तरीके से हम लोग 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अच्छे तरीके से डिस्कस किए। सबसे पहले हम थ्योरेटिकल सेक्शन समझे उसका, फिर क्या क्या क्वेश्चंस ऐसे कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेईई एग्जाम में, नीट एग्जाम में, वो हम लोग देख लिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड नेक्स्ट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। थैंक यू सो मच।